कॉस्ट टू अस। मटेरियल जो है हमारे लिए एक बहुत अहम कॉस्ट है, तो हमें इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। अमूमन जो है ना ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है ना, वो मटेरियल की ही होती है। ठीक है? तो हमें मटेरियल को कैसे एक्वायर करना है, कैसे परचेज़ करना है और कैसे उसको प्रोडक्शन के लिए इश्यू करना है और उसकी कैसे अकाउंटिंग करनी है एंड सो ऑन। बच्चों, हम जो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जस्ट हमारा काम रिकॉर्ड बनाना नहीं होता, बल्कि हमने इसको कंट्रोल पर्पज़ से भी अंडरस्टैंड करना है। कंट्रोल कंट्रोल पर्पज़ क्या है? कि आपका मटेरियल ज़ाया ना हो, आपने ज़्यादा मटेरियल खरीद ना लिया हो, आपने महँगा मटेरियल ना खरीदा हो, आपने गुड क्वालिटी का मटेरियल खरीदा हो, आपकी प्रोडक्शन को अच्छा मटेरियल क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आप उसमें इनपुट करें। आपके पास यानी कि आप इसको कहा जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बच्चों ये होता है कंपनी ए टू ज़ी, आपने उसके सारे प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को रिव्यू करना है और आपने देखना है कि वो कहाँ पर उसमें लूप होल्स हैं, आपने उसको रेक्टिफाई करना है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आप अभी देखेंगे यहाँ हम ये पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि वाक़ई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर हमने फ़ोकस रखना है। टोटल का मतलब होता है टोटल, ऑल, यानी कि ए टू ज़ी, सिर्फ़ स्टार्ट से लेके एंड तक, रादर देन एंड के बाद भी आपकी जब प्रोडक्ट कस्टमर को चली गई है, तो कई कंपनीज़ आपने देखा होगा जैसे डॉलन्स है, या दूसरी कंपनीज़ हैं, या टोयोटा है, या सुज़ुकी है, इन्होंने आफ्टर सेल सर्विस भी आपको देते हैं। ताकि आपकी प्रोडक्ट जिस कस्टमर के पास चली गई है, उसके पास अगर उसको कोई मसला आ रहा है, तो आपको डोर टू डोर सप्लाई देकर या डोर टू डोर मेंटेनेंस देकर भी आपको सैटिस्फाइड रखा जाए। क्योंकि वन सैटिस्फाइड कस्टमर्स ब्रिंग्स अनदर सैटिस्फाइड कस्टमर, वो और कस्टमर्स को लेकर आएगा। अगर आप एक चीज़ आपने सेल कर दी, आपने कहा जी बस हमारी तो सेल हो गई, अब ये कस्टमर की ज़िम्मेदारी है वो खराब हो, ठीक हो, चले, ना चले, तो वो कस्टमर आपसे सैटिस्फाइड नहीं होगा, बल्कि वो उस छोड़ के किसी और कंपनी की तरफ चला जाएगा। अच्छा जी, बच्चों इसके अंदर हमने क्या कवर करना है फिर? कंट्रोल के एस्पेक्ट से आपने जब बात करनी है, कंट्रोल ये होता है कि एक चीज़ को करने के बाद आपने उसकी परफॉर्मेंस भी चेक करनी है, उसकी रिपोर्टिंग भी चेक करनी है कि जो भी हमारे इसके स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस प्रोसीजर से कितने सेटिस्फाइड हैं और इज देयर एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप उसको और बेहतर से बेहतर करेंगे। तो आज की इंशाल्लाह इस सेटिंग के बाद आपको इस कंट्रोल एस्पेक्ट की भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मटेरियल की प्रोसीजर्स क्या है एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कि मटेरियल को जब हम खरीदेंगे तो कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे और एंड सो ऑन। इन्वेंट्रीज की कैसे वैल्यूएशन की जाती है, और फिर एक कंप्रिहेंसिव एग्जांपल भी यहाँ पे अवेलेबल है। पास्ट पेपर से क्वेश्चन भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे। थोड़ा सा ये एक सफ़ा हम जरा स्टडी कर लें वन बाय वन। Inventory is one of the major components of manufacturing and trading organizations, and in most cases, the biggest cost of any product. Therefore, proper procedures should be in place to control our material cost and its usage cycle. देखो यहाँ पे बच्चों बात आई कंट्रोल की, कि हमें प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे कि माल हम कैसे खरीदेंगे, कैसे स्टोर रूम में रखेंगे, कैसे इशू होगा एंड सो ऑन। ये भी सारी बातें यहाँ पे आ रही, क्योंकि ये हमारी बिगेस्ट कॉस्ट है और हमने इस कॉस्ट का को मिनिमाइज करना होता है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही यही है कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज करे। और हम इसका यूजेज साइकिल देखेंगे कि हम जो मटेरियल हम खरीद के रख रहे हैं, तो क्या खरीद के स्टोर रूम में रख लेते हैं या उसको फिर फॉरेन प्रोडक्शन में डाल देते हैं, फिर प्रोडक्शन फॉरेन कंप्लीट हो जाती है और वो फिनिश गुड्स में बन जाते हैं और फिर वो सेल हो जाती है। बच्चों, आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपका इन्वेंट्री का जो टर्नओवर है, यानी कि इन्वेंट्री बाइंग से लेकर इन्वेंट्री सेलिंग तक का जो टाइम होता है, इसको इन्वेंट्री टर्नओवर कहते हैं। ये टाइम कम से कम हो, क्योंकि जितनी जल्दी आप प्रोडक्ट को बना के मार्केट में बेचेंगे, उतनी जल्दी ही आपको उसके पैसे रिकवर हो जाएंगे। रादर देन कि आपने एक जैसे से फर्नीचर बना रहे हैं, लकड़ी खरीद ली और अपने स्टोर रूम में रख ली, अब 6 महीने वहीं पे पड़ी हुई है, तो क्या 6 महीने में कोई लकड़ी की कीमत बढ़ जाएगी? ठीक है, और 6 महीने का हमें वेयर हाउस का रेंट भी देना पड़ेगा कि उसको कोई आग ना लगा जाए, कोई चोरी ना कर ले, कोई वो लकड़ी गीली ना हो जाए, फिर उसकी फैक्ट्री का उसका वेयर हाउस का रेंट भी देना पड़ेगा, कोई चौकीदार भी इसको रखना पड़ेगा एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हम कहते हैं जिसकी हमने प्रोडक्शन शुरू की, वो फैक्ट्री में आ गई, और जो फैक्ट्री के अंदर प्रोसीजर कहलाता है वो कहलाता है वर्क इन प्रोसेस।
अब हम एक फर्नीचर को बनाने में 6 महीने लगा रहे हैं। भाई अगर वो काम 2 हफ्ते में हो सकता है तो आप उसको जल्दी खत्म करें। फिर आपने उसको फिनिश गुड्स में ले आए और फिनिश गुड्स को आप अपने स्टोर रूम पे प्लेस करते हैं। फिनिश गुड्स के आपने वेयर हाउस बनाए हुए हैं, और आपने आपने आउटलेट्स बनाए हुए हैं, शोरूम बनाए हुए हैं, वहाँ पे लाके रख दिया। अब पता लगा जनाब कि 6 महीने वहाँ पे पड़ी हुई है और वो बिकने में नहीं आ रही। तो देखो आपने 1.5 साल पहले रॉ मटेरियल खरीदा था, उसकी उस वक़्त कीमत दी होगी, 1.5 साल तक आप उसके ऊपर मुख्तलिफ कॉस्टें, जैसे वेयर हाउस का रेंट, उस की इंश्योरेंस, उसकी चौकीदारी के पैसे, और प्रोडक्शन में आपने लेबर को काम दिया, लेबर की तनख्वाह, इस तरह फिर शोरूम में आई, शोरूम का रेंट, और ये सारी कॉस्टें आपकी इनकर्ड होती जा रही हैं और चीज़ आपकी बिक नहीं रही। तो आपने उसके यूजेज साइकिल को भी देखना है कि साइकिल जो है ना हमारा, इसको कहते हैं टर्नओवर, ये भी कम से कम हो, ये लॉन्ग लास्टिंग ना हो। अच्छा बच्चों, प्लस ये है कि एक बात जो इसमें समझने वाली है वो ये कि जब आपने इन्वेंट्री खरीदी, जैसे हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं 1.5 साल पहले, तो आपने इन्वेंट्री के लिए पैसे अदा किए। अब वो पैसे आपने जब अदा किए, हो सकता है कि आपके पास अगर अपने पैसे ना हो तो बैंक से लोन लेके अदा किए। जब बैंक से लोन लेके अदा किए तो बैंक को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अब 1.5 साल तक का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा बैंक को। अच्छा, एक और सिनेरियो उसमें होता है, 2 सिनेरियोज हैं। एक तो हमने कर दिया बैंक इंटरेस्ट का। दूसरा ये कि ये आपके पास अपने पैसे थे, आपने बैंक से लोन नहीं लिया और आपने उससे खरीद ली इन्वेंट्री। अच्छा बच्चों, अब आपने जब इन्वेंट्री खरीद ली तो आपके पैसे कितने साल तक के लिए ब्लॉक हो गए? 1.5 साल के लिए। कि 6 महीने वो स्टोर रूम में पड़ी रही, फिर 6 महीने प्रोडक्शन में पड़ी रही, फिर 6 महीने वो शोरूम पे पड़ी रही, तो समझते हैं 1.5 साल बाद जाके बिकी और पैसे मिले। अब आपके पैसे ब्लॉक रहे 1.5 साल। इसके कंपैरिजन में अगर आप ये इन्वेंट्री ना खरीदते और से नेशन सेविंग के बॉन्ड्स खरीद लेते या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते, या आप बैंक में खुद डिपॉजिट करा देते और बैंक आपको ना 10%, 5%, 6% इंटरेस्ट देता, तो वो आप कमा सकते थे ना। अब ये 1.5 साल में आप वो नहीं कमा सके। तो ये आपका जो लॉस हुआ ना बच्चों, इसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि इन्वेंट्री में इन्वेस्ट ना करते, बल्कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर देते? किसी और एवेन्यू पे, किसी और प्रोजेक्ट पे, नेशन सेविंग में, कहीं भी, तो वहां से आप जो प्रॉफिट कमाते हैं, आप वो आपने नहीं कमाया। तो ये जो ना नहीं कमा सके, दिस इज आल्सो योर कॉस्ट। इसको भी अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। काफी सारे चैप्टर्स में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है। एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिक चीज है। तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात समझ आ रही है कि आपके अपने फंड थे, आपके पास दो एवेन्यूज हैं। हम अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं। एक है कि आप इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दें और अपनी चीजें बनाएं और सेल करें और फिर प्रॉफिट कमा लें। दूसरा ये कि आप इन्वेंट्री में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने किसी और शेयर में इन्वेस्टमेंट की और वहां से आपको 8% मिल रहा है। तो जब आपने इन्वेंट्री की फाइनेंशियल एनालिसिस करना होगा तो आपने उसको 8% भी कंसिडर करना होगा कि हमें इन्वेंट्री से कम 8% से ज्यादा कमाना चाहिए। चलो इसकी भी इम्प्लीकेशन आएगी, हम देख लेंगे। इन्वेंट्री विच इज कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। जो हम इन्वेंट्री को कंज्यूम कर लेते हैं प्रोडक्शन के दौरान, वो हम कंसिडर करते हैं एक्सपेंस में। वेयर एज अनयूज्ड इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ए रिपोर्टिंग पीरियड इज ट्रीटेड एज एन एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मंथ एंड आएगा या ईयर एंड आएगा तो जो माल आपके पास बच गया वो बच्चों आपको खिलाएगा एसेट। इन्वेंट्री एसेट, इसको हम करंट एसेट कहते हैं। ठीक है, जो इस्तेमाल हो गया वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ पे शो होते हैं? प्रॉफिट लॉस में। और जो हमारे पास इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बच जाएगी वो हमारा एसेट होगा, एंड इट्स फॉल अंडर करंट एसेट्स। अच्छा बच्चों, करंट एसेट जिस तरह आपने इन्वेंट्री के कुछ स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़े होंगे, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। कि जो आइटम आपके पास मौजूद है उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू है कि अगर आप इसको मार्केट में अभी बेचते हैं, इसको बेच के आपको कितने पैसे मिलेंगे। से मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं कहता हूँ इसको मार्केट में मैंने बेचना है। मैं मार्केट में लेके जाके गया तो वहाँ पे जो कंप्यूटर के शॉप वाले हैं उन्होंने कहा जी हम आपको बेच तो देंगे लेकिन इसमें 1000 रुपये हमारा कमीशन होगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरा लैपटॉप 25,000 रुपये का बेच दिया। मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 24,000, 24,000। तो मेरी NRV जो है ना, दैट इज 24,000।
एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं लैपटॉप लेके गया, उन्होंने कहा हम भेज देंगे 1000 रुपये, इसमें हमारा कमीशन है, लेकिन इसकी स्क्रीन टूटी हुई है या इसका कीबोर्ड टूटा हुआ है, इसको ठीक करा लें वरना ये नहीं बिकेगा। मैंने कहा हाँ भाई कितने का ठीक होगा? से उसने कहा कीबोर्ड इसका नया 500 रुपये का लग जाएगा। तो आप बच्चों मुझे बताओ नेट प्रोसीड्स मुझे कितनी मिलेंगी? 23,500। 25,000 को बिक रहा है, 1000 रुपये उसने अपना कमीशन काट लिया और 500 रुपये का कीबोर्ड लगाया, तो मुझे नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी मिली? 23,500। तो हमने अपने पास एसेट्स, जब रिपोर्टिंग डेट पे हम आएंगे, रिपोर्टिंग डेट पे एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, जितने भी हमारे एसेट्स हमारे पास पड़े हैं, हमने उनकी दो चीजें देखनी है। वन इज कॉस्ट, कि हमें कितने का ये पड़ा था, हमने कितने का खरीदा था, और दूसरी चीज कि इसको अगर अभी मार्केट में बेचना पड़ गया, किस कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कॉस्ट यानी आम तौर पे, ये नहीं कि हमारे गोइंग कंसर्न का खतरा हो गया है। गोइंग कंसर्न का अगर खतरा हो तो फिर तो एसेट्स जो है ना वो औने पौने दामों बिकते हैं, कोड़ियों के भाव या मलबे के भाव। हम कह रहे हैं नहीं, अभी हमारा बिजनेस चल रहा है और अगर हमें एसेट को बेचना पड़ गया तो हमें उसकी निकालनी पड़ती है एनआरवी। और एनआरवी के साथ आती है बच्चों सेलिंग प्राइस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। जैसे एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल क्या है? कमीशन हमें पे करना पड़ेगा, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल होगी। और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कि अभी इसके अंदर कीबोर्ड खराब है या कोई और चीज इसमें अभी बनाने वाली रहती थी, वो हम इसके अंदर डालेंगे, उसका बैग ले लेते हैं लैपटॉप का, या माउस ले लेते हैं, या कैलकुलेटर ले लेते हैं एंड सो ऑन। तो अगर कोई और कॉस्ट इसके ऊपर इंकर्ड करनी पड़ेगी तो उसके बेचने के बाद जो नेट प्रोसीड्स आपको मिलेंगी ना, दैट इज कॉल्ड नेट रिलाइजेबल वैल्यू। और इसी को हम यूज करते हैं, दैट इज इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम दोनों में से जो लो वैल्यू होगी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके जाएंगे। से आपने लैपटॉप खरीदा था 30,000 रुपए का और एनआरवी आ रही है 23,500, तब आपकी बुक्स में एज एन एसेट वो 23,500 का ही शो होगा। बाकी जो उसकी वैल्यू लॉस हो गई वो उसको हम एज एन एक्सपेंस शो करेंगे इन दैट स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। इसकी भी कैलकुलेशन बच्चों भी आएगी। अच्छा जी, द इन्वेंटरीज दैट आर परचेज्ड इन बल्क क्वांटिटीज विद डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड आर एलोकेटेड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड। तो हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब इनको जाके हम वन बाय वन जरा डिटेल से देख लेते हैं कि हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, मटेरियल के प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। An entity that purchases materials to be used in production, ये बच्चों वो मटेरियल है जहां जो कहाँ यूज होगा? इन प्रोडक्शन और फॉर फर्दर सेल। देखिए जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना कंप्यूटर्स भी खरीदते हैं, हम मशीनरी भी खरीदते हैं, तो वो मशीनरी हमारा पर्पस फॉर फर्दर सेल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगी, वो हमारे फिक्स एसेट्स का पार्ट बनती है, नॉन करंट एसेट्स का। अब हमने इसके लिए क्या इंश्योर करना है कि प्रॉपर प्रोसीजर्स आर इन प्लेस टू एनेबल द कंट्रोल्स। कंट्रोल्स की बातें आ रही है हमेशा, उसकी कॉस्ट पे, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, कितनी खरीदी गई है, उसकी क्वालिटी, और उसको कैसे हम यूज करें। और इसके लिए हमें इफेक्टिव कंट्रोल्स के लिए हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, ताकि वो रिकॉर्ड्स हमारे वेरीफाइबल हों। कल को हमने उनको ऑडिट करवाना होता है तो हम उसको कैसे कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम यहाँ पे इन टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो वो रेक्विजिशन एक रेज करेगा, जिसे कहा जाता है मटेरियल रेक्विजिशन। वो स्टोर रूम को या वेयर हाउस को कहेगा
कि मुझे इस यूनिट को बनाने के लिए फलाना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है? तो क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रेज मटेरियल रिक्विजिशन टू स्टोर वेयर हाउस, वो उसको एक रिक्विजिशन देगा और उस रिक्विजिशन निकला है वर्ड बच्चों रिक्वेस्ट से, और उसमें स्पेसिफाई करेगा कि मुझे एक्स वाई जी आइटम चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, बाय दिस डेट चाहिए एंड सो ऑन। और ये मटेरियल रिक्विजिशन जो होगी ये प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन इंचार्ज की तरफ से साइन होकर स्टोर वेयर हाउस में आएगी। अगर स्टोर वेयर हाउस वाले के पास ये आइटम्स अवेलेबल होंगे तो वो इसको इशू कर देगा, और अगर उसके पास ये आइटम अवेलेबल नहीं होंगे तो स्टोर रूम वाला एक परचेज रिक्विजिशन रेज करेगा, दैट इज परचेज रिक्वेस्ट। किसको? परचेज मैनेजर को या परचेज डिपार्टमेंट को। स्टोर रूम वाला परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा कि भाई मुझसे प्रोडक्शन वाले ने ये आइटम मांगे तो मुझे ये परचेज करके दो। परचेज डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, वो सप्लायर को एक लेटर लिखेगा जिसको कहा जाता है परचेज ऑर्डर। परचेज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट रेज परचेज ऑर्डर टू द अप्रूव्ड सप्लायर। जो हमारा सप्लायर होगा उसको एक ऑर्डर दे देगा कि भाई मुझे इतनी क्वांटिटी इस साइज में, इस मॉडल की, इस कलर में, इस टाइम तक चाहिए। सप्लायर क्या करेगा, आपके लिए चीज़ें तैयार करेगा और आपको भेज देगा, और उस जब माल हमारे पास आएगा तो उसके साथ भेजेगा एक गुड डिस्पैच या डिलीवरी नोट कि ये आइटम्स मैंने आपको डिस्पैच कर दिए हैं या ये मैंने आपको डिलीवर कर दिए, और उसके साथ उसका इनवाइस और बिल भी आ जाएगा। सप्लायर डिलीवर गुड्स एट कंपनीज वेयर हाउस, जिसका जिसका हमने लोकेशन उसको दी होगी, उसको उस पर वो प्रोवाइड करेगा और साथ में इनवाइस भेज देगा। हमारा जो स्टोर रूम वाला जब इस चीज़ों को रिसीव करेगा, वो क्या करेगा, गुड्स रिसीव नोट इशू करेगा। किसको? सप्लायर को, कि जी मैंने ये गुड्स रिसीव कर ली हैं इन सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन, इसकी पैकिंग और इसके जो सारे कंटेंट्स थे वो वही हैं जो कि परचेज ऑर्डर में दिए गए थे, उतनी ही क्वांटिटी है, उतने ही उसी कलर के आए हैं आइटम, उसी साइज के हैं एंड सो ऑन। और अगर ये उस तरह के नहीं है तो ये आइटम जो है उनको वापस कर देगा और रिसीव नहीं करेगा। द वेयर हाउस इंचार्ज रिसीव द गुड्स एंड इंस्पेक्ट, ये देख लेंगे कि सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में है कि नहीं। और जब वेयर हाउस, अब वेयर हाउस ने किस लिए रिसीव किए, तो उसने इशू करने हैं टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर ये गुड्स इशू नोट एक इशू करेगा और वेयर हाउस इशूज रॉ मटेरियल्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर देगा। तो बच्चों ये एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर होता है। इस गुड्स इशू नोट को कहा जाता है GIN, ठीक है। गुड्स रिसीविंग नोट को कहा जाता है गुड्स डिस्पैच नोट, डिलीवरी नोट, GRN, गुड्स रिसीविंग नोट। GRN एक एब्रिविएशन यूज किया था, ये हो गुड्स रिसीव नोट GRN, या गुड डिस्पैच या डिलीवरी है तो GDN भी यूज किया जा सकता है, दोनों एक ही बात है। परचेज ऑर्डर को कहा जाता है PO, परचेज ऑर्डर। जहाँ पे माल आप खरीद रहे होते हैं वहाँ परचेज ऑर्डर होता है, कहीं पे सप्लाई ऑर्डर भी यूज हो सकता है, और अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करवा रहे हैं जहाँ सर्विसेज है तो वहाँ पे वो सप्लाई आ जाता है वर्क ऑर्डर, आप उसको वर्क ऑर्डर भी कहते हैं। परचेज कंस्ट्रक्शन को PR कहा जा रहा है। तो बच्चों ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और एंड पे माल भी किसको मिलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और ये एक साइकिल है। हमने डॉक्यूमेंटेशन जब करनी है परचेज की तो हमने क्या देखना है कि ये जो सारा प्रोसीजर हो रहा है ना, ये वेल डॉक्यूमेंटेड हो। तो वो कैसे होगा, to ensure that the procedures for ordering, receiving, and paying for material has been conducted properly and there is no error or fraud। ये नहीं कि ये ना हो कि आपने आइटम तो 10 रिसीव किए हो और उसको साइन करके दे दोगे जी हमने 20 रिसीव किए थे और 10 खुद खा गए। To provide a record of material purchases for the financial accounts, to provide a record of material cost for the cost management accountants, and to ensure physical controls over the material and to ensure that they are not used improperly। जिस पर्पस के लिए हमने एक्वायर किए हैं उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, ये ना हो कि मैनेजर के घर पे जा रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास 3 किस्म की इन्वेंटरीज हैं, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। ये हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्वेंटरीज हैं। इसके अलावा कुछ इन्वेंटरीज हमारे पास होती हैं स्टोर्स, स्पेयर्स, लूज टूल्स। लूज टूल्स कहा जाता है औजारों को जो मशीनों को ठीक करने के लिए हमने रखे होते हैं। इसके अलावा जैसे दफ्तर में स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है,
स्टेपलर्स की ज़रूरत पड़ती है, पेपर रिम्स की ज़रूरत पड़ती है, टोनर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारे आइटम्स जो हैं वो स्टोर स्पेस एंड लूज़ शूज़ में आएँगे। उनका काम प्रोडक्शन से फिनिश गुड्स के लिए नहीं है, ठीक है? तो अब बच्चों आपको रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स क्लियर है या इसके ऊपर और थोड़ी-सी बात करूँ? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है बेटा। तो रॉ मटेरियल जस्ट रॉ मटेरियल होता है। जब उसके ऊपर थोड़ा-सा काम हो गया है लेबर ने और फैक्ट्री में थोड़ा-सी कॉस्ट इनकर्ड हो गई है, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो रॉ मटेरियल से बढ़ चुकी है। तो ये वर्क इन प्रोसेस कहलाता है। और जब वो 100% काम उसमें कंप्लीट हो गया तो वो फिनिश गुड्स कहलाता है। इसके एग्जांपल आप ये ज़हन में रख लें कि जो लोग अगर इधर रहते हैं नाज सनमा के पास, तो लकड़ी जो है वो रॉ मटेरियल है। लेकिन आपने देखा होगा नाज सनमा के पास एक सेमी फिनिश अ, इंडस्ट्री है फर्नीचर की, कि अगर आपको फर्नीचर का ढांचा चाहिए, स्ट्रक्चर सा चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाता है। तो दैट इज़ वर्क इन प्रोसेस के स्टेज में आ जाता है। और आप उसके ऊपर सोफ़े के लिए अगर आपने बनाना है, तो उसके ऊपर आप फ़ोम और उसकी सीट कवर वगैरह बना लें, तो फिनिश गुड्स में आ जाएगा। तो लकड़ी रॉ मटेरियल है, जब उसके ऊपर उसके लकड़ी को काट के कोई स्ट्रक्चर बना दिया गया, तो वर्क इन प्रोसेस हो गया और जब मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर दी गई, तो वो फिनिश गुड्स हो गई। अच्छा जी, अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कैसे आती है? जब रॉ मटेरियल हमने खरीदी, तो सिर्फ परचेज़ प्राइस उसके अंदर शामिल नहीं होती बच्चों। बाद में क्या होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर कोई लग रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करनी है आपने, कोई टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है? इसमें हम वो सिर्फ शामिल करेंगे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो कि बाद में हमें रीइम्बर्स नहीं हो रहे। ये बस जो पे हो गए हैं, तो बस पे हो गए हैं। अदर देन दोज़ सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द एंटिटी, अगर ऐसे कोई एक्सपेंसेस हैं, जो आप इम्पोर्ट के टाइम पे तो पे करते हो, लेकिन बाद में आपको रिफंड हो जाते हैं, तो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। कॉस्ट वही होगी जो आपने पे की है। इसके अंदर फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन आएगी बच्चों। हैंडलिंग अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द परचेज ऑफ गुड्स, मसलन आपने माल मंगाया, आप किसी ने उसको उठा के यहाँ पे अनलोड तो करना है ना, अनलोड करने वाले को आप कुछ पैसे देंगे, तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट के अंदर ही आएंगे। ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपको कोई डिस्काउंट्स मिल गई, रियायत दे दी उन्होंने, रिबेट्स दे दिए, एंड अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन डिटरमिनिंग द कॉस्ट। IS2 के ये कहता है कि अगर आपको डिस्काउंट मिल गई, आपको कोई रिबेट मिला और इसी तरह कुछ सिमिलर आइटम्स आपको दे दिए गए, जिसमें भी हम जाके देखेंगे क्वांटिटी डिस्काउंट भी है, प्राइस डिस्काउंट भी है, तो हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट उसी तरीके से डिटरमिन होगी। क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होती है कि आपने खरीदे 12 आइटम्स और उन्होंने दे दिया आपको 13, तो अब आपने पे तो 12 पे करना है, लेकिन आपको आइटम्स मिले 13। तो इनफैक्ट आप क्या करेंगे, उन 12 की जो कॉस्ट थी उसको डिवाइड बाय 13 करके 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल लेंगे कि आपको वो एडवांटेज दिया गया है। वर्क इन प्रोसेस, अब इसके अंदर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई थी वो तो है ही है, प्लस इसके ऊपर आपने जो डायरेक्ट लेबर से काम कराया, कोई फैक्ट्री के ओवरहेड्स इंकर्ड हुए, जितनी एक्सटेंट तक वो काम हो चुका है, वो कहलाएगा वर्क इन प्रोसेस। इसके बाद बच्चों आता है स्टोर स्पेयर्स एंड टूल्स, उसके लिए वही सेम चीज़ है जो कि रॉ मटेरियल के लिए यूज़ की गई। फिर आती है फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स क्या होगी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज डिटरमाइंड अबव प्लस डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब ये यहाँ पे तो था टू द एक्सटेंट वर्क डन, अब फिनिश गुड्स में क्या होता है, इट इज 100% डन। 100% लेबर की कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास बनेगा फिनिश गुड्स। इसको बच्चों हम जाके ना, बाद में हमारे पास 2 चैप्टर्स आएंगे, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें भी जाके हम इसको डिटेल से देखेंगे। Sometimes the inventories are damaged or become wholly or partly obsolete. In such a case, the company either has to incur more cost to bring them into saleable condition, due to which their cost may exceed the selling price, or sell them in the damaged, obsolete form, for which the selling price will probably be lower than the actual cost, as demand of such obsolete products may have come down. देखिए बच्चों, आप जब आइटम खरीदे या बनाए, तो उसमें से कुछ आइटम्स हो सकता है कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल के मुताबिक ना बने हो, तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उनको एज इट इज बेच दें, सेल देम इन द डैमेज ऑब्सोलीट फॉर्म। इससे बेचने से क्या होगा कि आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी जो कि 100%
क्वालिटी कंट्रोल टेस्टेड प्रोडक्ट से मिलती है, इसमें आपको प्राइस कम मिलेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप उस जो चीज़ें खराब हो गई उनके ऊपर थोड़ी सी कॉस्ट और लगाएं और उनको सेलेबल कंडीशन में ले आए। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो कॉस्ट इतनी ना लग जाए कि वो हमारी सेल प्राइस से भी बढ़ जाए। अगर वो सेल प्राइस से बढ़ रही है तो फिर तो यूजलेस है ना। से आपने एक आइटम बनाया 20 रुपए का, बिकता है वो 30 रुपीज का, लेकिन अब वो खराब हो गया और आपको उसके ऊपर 15 रुपए और कॉस्ट लगानी पड़ रही है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20 + 15 35, और बिक रहा है वो 30 का। तो इससे बेहतर है कि हम उसके ऊपर फर्दर कॉस्ट लगा के 5 का नुकसान करें। हमें चाहिए कि उसको एज ए डैमेज प्रोडक्ट ही सेल कर। ओके, तो बच्चों फिर आती है बात एनआरवी की, जिसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात कर ली थी। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, आपको वहां से बात समझ आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 2 ये अवेलेबल है। हम स्टडी टैक्स आज यूज कर रहे हैं 2020 वाला, ठीक है, स्टडी टैक्स 2020। आपके पास फिनिश प्रोडक्ट है A1, इसकी कॉस्ट आपको आई है 8000। अगर आप इसको अभी सेल करने जाते हैं तो ये सेल प्राइस है इसकी 7800। सेलिंग कॉस्ट इसके ऊपर आएगी, यानी जैसे कमीशन है या इसकी डिलीवरी चार्जेस हैं एंड सो ऑन, 7500। तो बच्चों आपको नेट प्रोसीड्स कितनी होगी? 7300, और कॉस्ट है 8000। तो हमारे पास एनआरवी इसकी आ गई 7300, और कॉस्ट और एनआरवी विच एवर आपने लेस लेना होता है तो हम इसको लेंगे 7300। ये हमारा आंसर होगा। ये एक और आइटम है, इसकी कॉस्ट है 14000, इसकी सेल प्राइस है 12000, सेलिंग कॉस्ट है 200। हमें सेल करके कितने पैसे मिलेंगे? 11800, और कॉस्ट है इसकी 14000। तो एनआरवी इसकी आ गई 11800, तो हमने 11800 ही लेनी पड़ेगी। फिर है भाई वर्किंग प्रोसेस में हमारे पास एक आइटम पड़ी, उसकी कॉस्ट आई हुई 16000 और सेल प्राइस है इसकी 14000। इसके अभी ये वर्किंग प्रोसेस में थी ना, इसका मतलब है कि इसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए इसके ऊपर हमें कुछ और कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी, दैट इज 15500 हो गई, प्लस सॉरी 14000 में से 1500 ये लेस होगा, सेलिंग कॉस्ट 200 है वो भी लेस होगी। तो हमें ये नेट प्रोसीड जो इसकी मिलेंगी ना, दैट इज 14000 माइनस 1500 माइनस 200, दैट इज 12300। अब हमें प्रोसीड ही मिल रही है, कॉस्ट ही है, तो हमने रिकॉर्ड करना होता है लेस ऑफ वैल्यू पे। तो ये हमारे बच्चों रिकॉर्ड होगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वैल्यूज रिकॉर्ड होंगी। ये और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे रॉ मटेरियल है कॉस्ट 150,000, कॉस्ट टू कंप्लीशन है 500,000, कॉस्ट टू सेल है 50,000, और सेलिंग प्राइस है 850,000। तो 850,000 में से हमने 500,000 लेस किया, 350,000 रह गया। फिर उसमें से 50,000 कॉस्ट टू सेल भी लेस किया, 300,000 रह गया। अब हमारे पास एनआरवी है 300,000 और कॉस्ट है 150,000। तो विच एवर इज लेस, कॉस्ट हमारे पास लेस है तो हम कॉस्ट ले लेंगे इसकी 150,000। ठीक है बच्चों, हमें लेनी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। अब दूसरी आइटम देखते हैं, ये हमारे पास है 450,000 की, इसकी सेलिंग प्राइस है 850,000। 850,000 में से हमने 250 माइनस किया, ये रह गया 600,000, 50,000 और लेस कर दिया तो ये रह गया 550,000। तो कॉस्ट हमारे पास 450, कॉस्ट 450 है, एनआर 550, तो हम कॉस्ट को ले लेंगे, दैट इज 450,000। इसके बाद देखते हैं फिनिश गुड्स को। फिनिश गुड्स की हमारे पास वैल्यू है 700,000, सेलिंग प्राइस है इसकी 850,000, 50,000 इसके ऊपर हमें कॉस्ट सेल है, हमें नेट प्रोफिट्स मिलेगी 800,000। तो हमारे पास कॉस्ट और हम करते हैं लोअर एट वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, तो हमारे पास 700,000 आ गई। अब बच्चों एक और है, ये डैमेज आइटम्स हैं, इसकी कॉस्ट है हमारी 700,000, सेल प्राइस है इसकी 850,000, लेकिन इसके ऊपर कॉस्ट टू मेक इट इन गुड कंडीशन, सेलेबल कंडीशन, हमें 300,000 पे करने पड़े। तो नेट प्रोसीड्स हमारे पास आ जाएंगी 550 प्लस 50,000 हमें इसके ऊपर और पे करना पड़ेगा, तो हमारे पास रहेगी प्रोसीड्स 500,000, एनआरवी इज 500,000। तो कॉस्ट है 700,000, एनआरवी है 500,000, तो हम लेके मार्केट में जाएंगे 500,000, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगी दैट इज 500,000। ये इसलिए किया जाता है बच्चों ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना सेफ हो, कंजर्वेटिव हो। इससे ज्यादा
उसके अंदर डिक्लाइन ना आ सकता हो, यानी कि आपको इससे ज्यादा लॉस ना हो सकता हो। देखो आपके पास 700 की वैल्यू भी है, और अगर आपको फौरन अभी जाके बेचना पड़ गया मार्केट में, तो कितने का बिकेगा? 5 लाख का, तो 2 लाख का नुकसान होगा ना। तो हम अगर बैलेंस शीट डेट में हमारे पास ये आइटम पड़े हैं ना, और बैलेंस शीट से अगली दिन ही ये सेल हो गए, तो हमें 2 लाख का नुकसान आएगा। तो जिस पीरियड में वो नुकसान होता है ना, हमें उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करना है, रादर देन इन द सेलिंग पीरियड। सेलिंग पीरियड में रिकॉर्डिंग करना, बल्कि जब हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हैं उसी वक्त हमने इसको कॉस्ट और एनआरबी पे रिकॉर्ड कर लेना है। अच्छा बच्चों, अब हम जाएंगे कि हमें इन्वेंट्री की कॉस्टिंग कैसे करनी है। इसके लिए हमारे पास दो तरीके अवेलेबल हैं। वन इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड अदर इज वेटेड एवरेज कॉस्ट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या, अपने नाम से ही बता रहा है कि जो आइटम पहले आएंगे ना, जो हमने पहले खरीदे, उनकी कॉस्ट हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, और जब उन मटेरियल को हम इशू करेंगे फॉर प्रोडक्शन, तो हम उन्हीं आइटम की कॉस्ट को पहले इशू करेंगे। ये नेसेसरी नहीं होता कि फिजिकल फ्लो भी ऐसे ही हो। मसलन आपने पहले 10 आइटम खरीदे, तो पहले उनकी कॉस्ट है 10 रुपए, और फिर 10 आइटम और खरीद लिए, उनकी कॉस्ट है 20 रुपए। तो ये नहीं होगा कि हमने वही स्पेसिफिक यूनिट ही निकाल के पहले प्रोडक्शन में इशू करने हैं, क्योंकि जो हमारे आइटम्स आ रहे हैं ना, वो होमोजीनियस होते हैं, वो एक जैसे सिमिलर जैसे होते हैं। तो हम उसको पहले इशू करते हैं या बाद में इशू करते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, हमें इशू पड़ेगा कॉस्ट से। ये कॉस्ट क्या है, इसको भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये आपके पास एक एग्जांपल है जो हमें ऊपर कुछ डाटा दिया गया था उससे। हम इसमें ना बच्चों 10 कॉलम बनाते हैं, 10 कॉलम्स, ठीक है। पहले आप देख लें, पहले आप बनाएंगे मेन 3 कॉलम। वन इज ऑफ बैलेंस, वन इज ऑफ इश्यूज एंड वन इज ऑफ रिसीट्स, एंड दिस कॉलम इज ऑफ डेट। अब रिसीट्स, इश्यूज और बैलेंस के अंदर फर्दर 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। वो 3 कॉलम्स किस किस के लिए होते हैं? रिसीट्स में हम पहले लिखेंगे हमने कितनी क्वांटिटी रिसीव की, एट द रेट किस प्राइस पे रिसीव की, और इसका सम कितना बन गया। देखो 100 इंटू 50 दैट इज 5000, 300 इंटू 60 दैट इज 18,000, एंड लाइक वाइज। इसी तरह जब इशू कर रहे होंगे बच्चों, फिर भी हमारे पास क्वांटिटी, एट द रेट और रुपीज का कॉलम है। फिर बैलेंस में भी हमारे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, कितने रुपए की खरीदी थी, और उसकी टोटल वैल्यू क्या बनती है। अभी हम इसको वन बाय वन समझते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। से 1 जनवरी को आपके पास बैलेंस फॉरवर्ड हुआ है 100 यूनिट्स का, एट द रेट ऑफ 50 और 5000। तो आप इसको बैलेंस में जाकर लिख देते हो 100, 50 और 5000। अब हमारी इस बुक में नजर आ रहा है कि जी यहाँ पे रिसीट में लिखा हो गया। आप इसको रिसीट से बेशक ना लिखो, आप सिर्फ इसको बैलेंस में लिखो। अब क्या हुआ बच्चों, 5 अप्रैल को हमने 300 क्वांटिटी और खरीद ली, और इस दफा खरीदी है ये 60 की। 300 इंटू 60 दैट इज 18,000। तो 360 को 18,000 जो हमारे पास आया। आप देखो बच्चों, आपके पास दो किस्म की इन्वेंट्री है। एक वो है जो 50 रुपए में खरीदी गई थी, एक जो है वो 60 रुपए में खरीदी गई थी। तो आपने दोनों को सेपरेट रखना है। हम अभी कॉस्टिंग करने जा रहे हैं, ये यूनिट जो 400 है ना, ये सिमिलर है, लेकिन इसमें से 100 50 रुपए वाले हैं और 300 60 रुपए वाले हैं। अभी आपको इसकी इंप्लीकेशन समझ आएगी जब हम इश्यूज में आएंगे। तो बच्चों ये टोटल 400 इन्वेंट्रीज है, और इसकी वैल्यू है टोटल में 23,000, लेकिन हमने इसकी सेपरेट लाइन आइटम्स रखने हैं। अच्छा, अब हमने 9 मई को ना 200 यूनिट इशू किए, तो पहले हमें 100 ये वाले इशू करने पड़ेंगे जो कि 50 के थे, दैट इज 5000। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद कौन से इन हुए थे, ये हुए थे, इनमें से 100 इशू कर देंगे, और ये थे 60 रुपए वाले, तो ये 6000 आ जाएगा। तो टोटल 200 इशू हो गए, एक 50 रुपए वाले थे, एक 60 रुपए वाले थे, और टोटल हमारी जो अमाउंट बन गई 11,000। अब आप देखो बच्चों, 300 में से ये 100 तो खत्म हो गए, इन 300 में से भी कितने चले गए, 100, तो बाकी कितने बचे, 200, ठीक है। बाकी हमारे पास कितने बच गए, 200। और ये 200 कितने रुपए वाले होंगे, 60 रुपए वाले, ठीक है। और हमारे पास इन्वेंट्री बच गई 12,000। कैसे, 18,000 में से ये 6,000 चले गए, बाकी कितने बच गए, 12,000। 5,000 में से 5,000 चले गए, तो जीरो रह गए। अब हमारे पास जो बैलेंस है दैट इज 200, और ये सिर्फ अब अवेलेबल है 60 रुपए वाले।
तो हमारे पास आ गए 12,000। यहां तक बच्चों कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है तो बताएं, खासतौर पे जिनके लिए पहला लेक्चर है। जी बच्चों, आर यू देयर? जी बच्चों, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं? ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने देखा कि फर्स्ट जो होगा वो फर्स्ट आउट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में आएगा वो बाद में आउट होगा। इसी को अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। यहां तक हमने कर लिया। हमारी क्वांटिटी है रिसीव हुई है 500 और इस दफा आई है 70 की, टोटल होगा 35,000। तो अब हमारे पास दो लेयर्स बन जाएंगे, एक 200 वाली है एट द रेट ऑफ 60 और एक 500 वाली है एट द रेट ऑफ 70। अब फिर हमने 200 यूनिट इशू किए, 200 यूनिट हम इसमें से इशू कर देंगे जो कि 60 वाले हमारे पास अवेलेबल थे, दैट इज 12,000। अब हमारे पास स्टॉक रह जाएगा 500 एट द रेट ऑफ 70, दैट इज 35,000। फिर हमने 200 और खरीद लिए, अब खरीदे 80 रुपए के, तो 80 की लेयर भी हमारे पास आ जाएगी। फिर हमने 200 इशू कर दिए, तो 200 इस 500 में से इशू होंगे और अब हमारे पास फिर रह जाएगी दो लेयर्स, एक 200 वाली, एक इसमें से रह जाएंगे 300 और इसमें से रह जाएंगे 200। टोटल 500 ही होंगे, तो कुछ 70 वाले हैं, कुछ 80 वाले हैं और उनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। और फिर हमने 200 और इशू कर दिए, तो फिर वो 500 वाली लेयर से इशू होंगे, यानी कि 70 वाली लेयर से। और हमारे पास अब रह जाएंगे 300 आइटम, इसमें भी 100 जो है 70 वाले हैं और बाकी 80 वाले हैं, और ये वैल्यू आ गई 23,000। अब इसके बाद एंड पे बच्चों क्या होता है, अगर आप इन सब का सम करेंगे ना, इसका मतलब है कि आपके पास यूनिट्स हैं 1100। ठीक है जी, आपने कितने इशू कर दिए? 800। 200 ये, 200 ये, 200 ये और 200 ये, 800 इशू कर दी। तो आपके पास कितने बच जाने चाहिए? 300। ठीक है, अब ये 1100 कैसे थे? देखो, हमने खरीदे 200 ये, 500 ये, 700, 300 ये, 1000 और 100 पहले थे, तो 1100 ये हमारे पास इस तरह बनते हैं। उसमें से हमने 800 इशू कर दिए, इक्वल रह गए 300। अच्छा जी, अब जो हमारे पास रिसीट थी या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, वो था सारा 11,000 का, और इशू हमने कर दिया 51,000 का। तो 74, 1100 में से 74,000 की वैल्यू थी। 74,000 में से जब हमने 51,000 लेस किए, 74,000 में से जो हमने 51,000 लेस किए, तो हमारे पास इक्वल आ गया 23,000, और वो हमारे पास ये है। तो ये इसकी समरी नीचे बच्चों एक बनती है कि हमारे पास स्टॉक था कितना, हमने इशू कितना किया, इशू की वैल्यू क्या है, और अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एंड सो ऑन। दिस इज FIFO। नेक्स्ट मेथड इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इस मेथड में बच्चों ये किया जाता है कि हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, और वो कैसे निकाली जाती है? बड़ा आसान है। जैसे मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ पहले, फिर हम ऊपर टेबल को भी इस फार्मूले को भी देख लेते हैं। यहाँ आपके पास 100 आइटम्स है, 100 एट द रेट ऑफ 50 और 5,000। फिर आपने 300 और रिसीव कर लिए, कितने के? 60 के। टोटल ये आ गए 18,000 की। अब आपके पास देखो माल टोटल कितने का हो चुका है? 23,000 का, तो हम 23,000 लिख देंगे। और क्वांटिटी हो चुकी है 400, तो हम 400 लिख देंगे। तो जब आपने इसकी एवरेज प्राइस निकाली ना, तो 23,000 डिवाइड बाय 400, अब आपके पास एक प्राइस आ गई है 57.5। ये आपकी प्राइस होगी जो कि आइंदा अगर कहीं माल इशू होगा तो इस पे होगा। यहां हम सेपरेट लेके नहीं चल रहे, फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट की तरह नहीं चल रहे, बल्कि जब भी हमारे पास एक नया माल आएगा, हम उसकी एक नई एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री करंटली इन स्टोर प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम्स रिसीव्ड। कॉस्ट ऊपर आ गई, नंबर ऑफ यूनिट्स करंटली इन स्टोर प्लस नंबर ऑफ न्यू आइटम्स रिसीव्ड। अब आप देखें, कॉस्ट पहले से आपके पास थी 5,000 इन स्टोर में, 18,000 और आ गई, तो टोटल कितने होंगे? 23,000। नंबर ऑफ यूनिट्स करंटली इन स्टोर आपके पास से 100 और नंबर ऑफ न्यू यूनिट्स रिसीव कितने हो गए? 300, तो टोटल कितने हो गए?
400, तो 23,000 डिवाइड में जब 400 करेंगे तो आपके पास आ गया 57.50। अब हमने जब इसके बाद ये 200 यूनिट्स इशू किए बच्चों, तो हम अब एवरेज प्राइस पे इशू करेंगे 200 एट द रेट ऑफ 57.5, दैट इज 11,500। अब आपके पास जब 400 में से 200 चले गए तो बाकी कितने रह गए 200, और ये भी उसी प्राइस पे रहेंगे, और हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है 11,500। इसके बाद बच्चों क्या हो रहा है कि 500 आपने और खरीद लिए, और दैट इज ऑन एट द रेट ऑफ 70, 35,000 हो गया। अब क्या करेंगे फिर हम इस 35,000 को 11,500 में जमा करेंगे, ये बन जाएगा 46,500। इस 500 को 200 में जमा करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 700, और 46,500 डिवाइड बाय 700 करेंगे और आपके पास एक नई प्राइस आ जाएगी, दैट इज 66.4286। सेम इस फार्मूले के तहत बच्चों ये प्राइस आ गई। यहां तक समझ आ रहा है? अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है तो बताएं। जी बच्चों, बासिम, रिमशा, सीमा, आप लोगों ने पहले ये शायद नहीं मेरे से पढ़ा हुआ। ठीक, अच्छा जी। अब बच्चों जब ये बात आपको समझ आ गई तो इसी को ही लेके हम अगले पीरियड्स में चलते रहेंगे। और अगेन अगर आप देखें इसको तो 1100 की क्वांटिटी थी, 800 इशू हो गए, 300 बच गए। अब हमारे पास 74,000 की रिसीट्स थी, और वैल्यू जो है ना इशू सी वो आ रही है 52,912, और इन्वेंट्री वैल्यू आ रही है 21,092। अब आप देख सकते हैं दोनों मेथड्स में हमारे पास कॉस्ट, परचेज कॉस्ट सेम थी, लेकिन हमने जब डिफरेंट मेथड फॉलो किया तो हमारे पास मैं इसको एक सफे पे लेके आता हूं ताकि आपको दोनों वैल्यू नजर आए। ये देखो बच्चों, ये 74,000 ही है, ये सेम है, क्योंकि जो हमारी परचेजेस थी वो सेम है। इशू यहाँ पे आ रहा था 51,000 का, यहाँ पे इशू आ रहा है 52,912 का। यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू आ रही थी 23,000, और यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू आ रही है 21,000। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इशुएंस है ज्यादा हो गई, तो इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों ने मिलके 74,000 ही रहना है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं अगर कोई फाइफो से कर रहा होगा तो उसका आंसर मुख्तलिफ आएगा, और अगर कोई वेट एवरेज से कर रहा होगा तो उसका आंसर मुख्तलिफ आएगा। लेकिन दिस इज ओनली इन द शॉर्ट टर्म। अगर 5 सालों का 10 साल का डाटा आप देखेंगे तो दोनों उसमें सेम हो जाएंगे। लॉन्ग रन में जाके ये कॉस्टें और इन्वेंट्री सेम हो जाएगी। अच्छा बच्चों, इसके अलावा जो इसमें है, जी ये क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास रिगार्डिंग, अब हमारे पास ये जो बच्चों हमने फाइफो लाइफो बनाया ना, इसको कहा जाता है स्टोर लेजर कार्ड। स्टोर लेजर कार्ड, और ये एक परपेचुअल रिकॉर्ड होता है हमारे पास। अगर आपने किसी भी डेट पे देखना हो कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है तो आपको पता लग जाता है। आपके पास कंटिन्यूस रिकॉर्ड अवेलेबल है ऑफ बाइंग एंड इशूइंग, और आपके पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, इसलिए इसको परपेचुअल रिकॉर्ड भी कहा जाता है, इसको स्टोर लेजर कार्ड भी कहा जाता है। अब बच्चों क्या होगा जब 12 दिसंबर होगी ना, यानी कि ईयर एंड हो गया, हम क्या बताया जा रहा है कि 300 आइटम्स हमारे पास मौजूद है। हमने जाके देखना है कि फिजिकली इन स्टोर रूम हमारे पास क्या 300 आइटम मौजूद है, और उन 300 के 300 आइटम्स की फिजिकल कंडीशन कैसी है।
अगर वो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में है, ठीक है, तो हम उसको डिफरेंट तरीके से वैल्यू करेंगे, और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में नहीं है, फिर हम उसकी डिफरेंट तरीके से वैल्यू करेंगे, और वो वैल्यूएशन का तरीकाकार क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। इस एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी की थी, और जो नए बच्चे हैं इनके लिए जरूरी है इसको समझना। दैट इज, हमसे ये डिजायर्ड क्या किया जा रहा है, पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लें। हमने रिकंसाइल करना है फिजिकल इन्वेंटरी बैलेंस विद द बैलेंस एज पर बुक, यानी कि जो स्टोर लेजर कार्ड हमें वैल्यू बता रहा है, उसको जाके हम फिजिकली देखेंगे कि फिजिकली भी इतने आइटम्स हैं कि नहीं। अब इनमें क्या इश्यूज आते हैं, इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। Nihanti Limited produces and markets a single product V. Two chemicals B and G are used in the ratio of 60-40 for producing 1 liter of V. ML follows perpetual inventory system. Perpetual inventory system बच्चों ये होता है कि perpetual यानी कि forever आपके पास regular record available होता है, and uses weighted average method for inventory valuation. इनके पास weighted average method चल रहा है, FIFO नहीं चल रहा। The purchase and issue of B and G for May 2003 are as follows. हमें ये परचेज और इशू दे दी गई है बी की और जी की। Following further information is also available. Opening inventory of B and G was 1000 liters at the rate of 50 per liter and 500 liters at the rate of 115 per liter respectively. ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है बी के लिए जो कि थी 50 रुपए वाली, और जी के लिए हमारी इन्वेंट्री अवेलेबल है 500 लीटर्स जो कि है 115 रुपए वाली। ठीक हो गया बच्चों। अगर इसकी मदद से हम अपना स्टोर लेजर कार्ड बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितना माल अवेलेबल है। ठीक है। On the other hand, the physical inventories of B and G were 535 liters and 140 liters respectively. The stock check was conducted on 1st June and 31st May 2000 X3 for B and G respectively. अब ये हमारे पास डाटा है मई के महीने का। मई का महीना एंड होता है 31 मई को। बी के लिए हमने स्टॉक आउट किया है 1 जून को, और जी के लिए हमने स्टॉक आउट किया है 31 मई को। ठीक है। हमें एक कट ऑफ पीरियड डिसाइड करना पड़ता है, और उस कट ऑफ पीरियड में ये हम एक हमारा एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, एक हमारी गाइडलाइन होती है कि जब हम कट ऑफ अप्लाई करेंगे, हम फिजिकल काउंटिंग करने जाएंगे, तो उस दौरान ना कोई रिसीट्स आएंगी ना कोई इशू होगा, ताकि ओवरलैपिंग ना हो जाए। हम काउंट करके रखें, पता लगे जनाब और माल आ गया, फिर उसको गिनने लग जाओ, या हम काउंट करके रखें तो इसी दौरान बीच में तो कोई माल उठा के ले गया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम एक चीज अप्लाई करते हैं, कट ऑफ। और उस कट ऑफ में कोई अलाउ नहीं होता कि आप रिसीट्स भी कर सकें और कोई इश्यूज भी कर सकें। इसी जो 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 ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं की गई। जब भी अगर आप देखेंगे जो मुख्तलिफ लाइन आइटम्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमने कोई माल रिसीव भी कर लिया है, कर लिया है, अब देखते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ड्यू टू कंटेमिनेशन 95 liters of B and 105 liters of G were excluded from the stock check. कंटेमिनेशन हुई और वो चीजें खराब हो गई। 95 लीटर्स जो बी की है वो हम काउंट नहीं कर सके, और 105 लीटर्स ऑफ जी की जो है वो हम काउंट नहीं कर सके। इनकी जो रेजिबल वैल्यू आ रही है वो है 20 एंड 50 पर लीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि मार्केट में अगर ये बिकेंगे जाके, क्योंकि ये डैमेज प्रोडक्ट्स हैं, तो ये रेगुलर प्राइस पे नहीं बिकेगा। देखो रेगुलर प्राइस हमारी अगर देखा जाए, बी हम खरीदते हैं 52 पे, 55 पे, और हमें बेचना पड़ रहा है 20 पे। लाइकवाइज जी हम खरीदते हैं 110, 115, 124 पे, और हमें बेचना पड़ रहा है 50 पे। 250 liters of B which was received on 1st June 2000 X3। अब ये कब रिसीव हुआ बच्चों? 1 जून को, और हमने इसका स्टॉक काउंट भी कब किया है? 1 जून को ही। अभी हम जी को छोड़ देते हैं। आफ्टर द फिजिकल काउंट वर इंक्लूडेड इन द फिजिकल इन्वेंटरी। अब ये फिजिकल काउंट के बाद हमें रिसीव हुआ, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी उसको फिजिकल इन्वेंटरी में काउंट कर लिया। तो क्या ये मई से रिलेट करेगा? 250 लीटर ये मई से रिलेट नहीं करता बच्चों, ये रिलेट ही जून से करता है। ठीक है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? अभी हम इसका आपको जो मैंने एक वर्किंग की था उसमें आपको एक बात बताऊंगी। 95 लीटर्स ऑफ जी
विच वाज इशूड ऑन 31st मई। अब हम जो जी प्रोडक्ट्स है ना, इसका स्टॉक काउंट कर रहे थे 31st मई को, और हमने इसको इशू किया है 31st मई को, ठीक है, आफ्टर द फिजिकल काउंट होने के बाद इशू किया था, और उसको भी उन्होंने इन्वेंट्री में ले लिया। तो जो सारे लाइन आइटम्स है ना बच्चों, इनको वन बाय वन अभी मैंने वर्किंग की हुई है, उसमें आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। पहले हम उसी पे आ जाते हैं। होल्ड करिएगा बच्चों, मैं उसको सर्च कर रहा हूँ। जी बच्चों, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, ये क्वेश्चन बैंक में भी खैर अवेलेबल है, हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कि हमने इसमें पहले ये देखना है कि बी प्लॉट जो हमारे पास ना, कि वो बुक्स हमारी क्या कहती हैं और फिजिकल स्टॉक क्या कहते हैं। पहले हम बी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बी में अगर हम आए तो हम इसका ये देखते हैं कि ये बी का वर्किंग बनी हुई है कि बी के पास कितने आइटम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसी तरह ये जी की वर्किंग बनी हुई है कि कितने आइटम्स अवेलेबल हैं। हमारे पास जो डाटा क्वेश्चन में दिया गया है उसके तहत अगर आप देखें तो आपके पास से शुरू में 1000 लीटर्स, ठीक है। आपने कितने इस पीरियड में खरीदे और 420 और 500, तो आपके पास टोटल हो गए ये 1920, ओके। और आपने इशू कितने कर दिए हैं, 560, 300, 250 एंड 500। जो हमने टोटल इशू किए दैट्स बिकम 1920 हमारे पास टोटल हो गए, कि 1000 हमारे पास पहले से थे, और हमने खरीदे हैं 420 और 520 और 500। तो ये हमारे पास बन गए 1920। जबकि जो हमने इशू किए हैं 560, 300 एंड 250 एंड 500, जो हमने इशू कर दिए दैट इज 1610। तो अगर आप देखें हमारे पास बैलेंस क्या होगा मंथ एंड पे, दैट इज 310, दैट इज 310, और ये हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस एज पर बुक्स, जो मैं यहाँ पे लेकर आया। बी के आपके पास बुक्स का बैलेंस है 310, ओके बच्चों, ये हमारे पास आ गया बैलेंस, ओके। इसी तरह अगर हम देखें, ये बी का किया हमने,
और इसी तरह अगर हम जी का बना लें, तो जी की क्या सूरत हाल है कि जी के हमने स्टॉक था हमारे पास 500 और 450 700, दैट इज 500 450 एंड 700 और 250 हमने और खरीदे। तो ये हमारे पास टोटल हो गए 1900। ठीक है बच्चों, और इसकी जो इश्यूज हैं वो अगर हम देखें तो हमने इशू किए हैं 650, 300, 150 और 450। तो ये सम बन गया 1550 और इसका स्टॉक आ रहा है 350। ठीक है, तो ये हमारे पास जी का स्टॉक आ गया 350। अब इसके बाद हमने देखना है कि हमारे साथ क्या क्या डाटा अवेलेबल है। हमने जब फिजिकली देखा तो ये 535 है और ये 140 है। तो ये 535 है और ये 140 है। देखें इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ये 310 है और ये 535 है। हमारी बुक्स और फिजिकल रिकॉर्ड सेम होना चाहिए, बुक्स और फिजिकल रिकॉर्ड सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये आइटम ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे ये आइटम कम आ रहा है। इसी को रिकंसाइल करना है हमने इस क्वेश्चन में। तो ये पहले दो पॉइंट्स हमारे डेटा के आ गए। अच्छा जी, ड्यू टू contamination 95 liters of B and 1 500 liters of G were excluded from the stock check। हमने इनको स्टॉक चेक से निकाल दिया, यानी कि फिजिकली जब हमने देखा तो ये हमारे पास नहीं है 95 एंड 105। हमारी बुक से भी फिर हमें इनको निकाल देना चाहिए क्योंकि इसको फिजिकली ने भी नहीं लिया। ठीक है जी, बुक से हमने इसको निकाल दिया 95 एंड 105, दैट इज 95 एंड 105। दिस इज रोमन 3 पॉइंट। तो हमने जब फिजिकल काउंट वाले ने इसको भी नहीं लिया तो हमें भी इसको नहीं लेना होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने दोनों को एग्री कराना है। अगर एक बंदा इसको कंसिडर नहीं कर रहा तो हमें भी अपने पास से इसको निकाल देना चाहिए। उसकी रीजन क्या है बच्चों? उसकी रीजन ये है कि ये फिजिकली उसी क्वालिटी के आइटम नहीं रहे जिस क्वालिटी के आइटम बाकी हैं। ठीक है, ये हमारी बुक्स में आ रहे थे ना, लेकिन ये कंटेमिनेटेड है, तो हमें अपनी बुक्स में सिर्फ वही रखने हैं जो ठीक हो। तो हमने इनको यहां से निकाल दिया। ये थर्ड आइटम हुआ है डिस्कस। फोर्थ आइटम 250 liters of G which were received on 1st June। ठीक है, कब हुआ रिसीव? 1 जून को हुआ और उसको हमने काउंट कर लिया है फिजिकल इन्वेंट्री में। ठीक है, अब हमारे पास ये जो रिकॉर्ड था अवेलेबल था, ये कब तक का था? 31 मई का। तो फिजिकल काउंट वालों ने इसको काउंट किया हुआ है, तो उसके रिकॉर्ड में से हमें इसको निकाल देना चाहिए क्योंकि ये उस पीरियड का रिकॉर्ड है ही नहीं, ये मई का रिकॉर्ड नहीं है, ये फिजिकल इन्वेंट्री वालों ने गलत ले लिया। ओके, जिसकी जहां गलती होगी ना हम उसमें ठीक करेंगे। ये फिजिकल वालों ने 1 जून को आगे इंस्पेक्शन की ना, और 1 जून में तो ये माल हमें जून का रिसीव हुआ है, दैट्स वाई इसको हम यहां से निकाल देंगे। और क्या हुआ है कि 95 लीटर्स ऑफ जी विच वाज इशूड ऑन 31 मई, जो 31 मई को इशू हुआ था, कब? आफ्टर द फिजिकल काउंट। उन्होंने उसको फिजिकल इन्वेंट्री में ले लिया। ठीक है, हमारे पास 31 मई को यहाँ पे इशुएंस में नहीं आ रहा, 31 मई को कोई इशुएंस नहीं आ रही। ठीक है ना, 450 की इशुएंस आ रही है, और इन्होंने क्या किया है कि उसको काउंट कर लिया। इसका पॉइंट हमने एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी लिखी हुई है, देखिए। 95 was issued after the physical count and these were counted in physical count as physical count was done on 31st May 2000 X3
एंड 95 यूनिट्स वर इशूड आफ्टर फिजिकल काउंट। ठीक है, फिजिकल काउंट के बाद इशू हुए, उन्होंने इसको काउंट किया हुआ है, तो हमें इसको चाहिए यहां से निकाल दें। क्या रीजन है बच्चों इसकी कि ये जो 95 यूनिट्स है ना, वो हो गए थे 31 मई को इशू। कब हुए थे? फिजिकल काउंट के बाद, जबकि उन्होंने इसको काउंट किस में कर लिया था? फिजिकल इन्वेंट्री में। तो ये फिजिकल इन्वेंट्री में नहीं आएंगे क्योंकि ये इशू हो चुके थे। इसलिए हमारे पास जो फिजिकल इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है, हम उसमें से इसको निकाल देंगे। ये फोर्थ आइटम का ट्रीटमेंट है। फिफ्थ पे आते हैं। 150 liters of chemical B was held by ML on behalf of a customer। हमने 150 लीटर अपने पास रखा हुआ है कस्टमर के बिहाफ पे। ठीक है, वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, तो हम उसको 150 लीटर अपने पास से निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, वो हमारा नहीं था, वो कस्टमर का था, लेकिन पड़ा हुआ हमारे पास है ना, इसलिए उसने फिजिकल काउंट में गिन लिया। फिर हमने उनको जाके बताया कि जनाब ये फलाने कस्टमर का है, ये इसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं है, इसको हमारे पास से निकालें, तो उन्होंने निकाल दिया। इसी तरह 100 लीटर्स ऑफ केमिकल जी was held by one of the suppliers on MS behalf। 100 लीटर जो है ना हमारा माल था, वो सप्लायर के पास पड़ा हुआ है, तो वो फिजिकल काउंट में तो नहीं आया होगा, लेकिन जब हम उनको बताएंगे कि भाई ये हमारा ही माल है, ठीक है, इसको हमारे साथ ऐड अप करें, तो ये आप देखो ये 100 का जो है ना ऐड अप हो रहा है। इसको ले आते हैं। ये जो 100 है ना, ये 100 ऐड अप हो गया, फिजिकल काउंट में आएगा। ठीक है, क्योंकि फिजिकली हमारे पास पड़ा नहीं है, लेकिन हमने परचेज की थी, तो हमने अपनी परचेजेस में शामिल किया हुआ है, रिसीट में शामिल किया हुआ है, और फिजिकली वालों के ऊपर नजर नहीं आया। फिर उनको बताया कि हमारे बिहाफ पे 100 liters of chemical G was held by one of the suppliers on ML's behalf। 100 liters of B were returned from the production process on 31st May। 100 liters हमें रिटर्न हुआ है प्रोडक्शन प्रोसेस से, जो कि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो हम अपने प्रोसेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हम 100 रिकॉर्ड कर लेंगे। ये 100 रिकॉर्ड हो गया। अच्छा जी, और क्या है कि and 200 liters of G were returned from the production process on 31st May and 1st June। देखो ये 200 liters कब रिटर्न हुआ है बच्चों? 1 जून को। हम 1 जून का तो काम नहीं कर रहे ना, तो हमें इस 200 को कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस 200 का कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमारी काउंटिंग कब हो रही है? 31 मई को। हमने मई का काम करना है, ये जून में वापस आए तो जून में इसका ट्रीटमेंट जाएगा। 240 liters of chemical B purchased on 12th May। ठीक है, and 150 liters of chemical G purchased on 24th May were inadvertently recorded as 420 liters and 250 liters respectively। हमने खरीदा था 240, यहाँ कितना लिख दिया बच्चों? 420। तो गलती की है ना हमने अपने पास, हमने ज्यादा लिखा है, तो इसको हमने लेस करना पड़ेगा। तो ये हमने जाके लेस कर दिया इन दिस पॉइंट। ये हमारी गलती थी, तो हमने ठीक की। इसी तरह जी के केस में क्या है कि 150 लीटर हमने खरीदा था, और हमने रिकॉर्ड कितना कर दिया है? 250। ये हमने 150 खरीदा था और हमने रिकॉर्ड कर दिया है 24 मई को 250। तो हमें 100 को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। हमने खरीदा था 150, हमने रिकॉर्ड कर लिया 250। इस केस में हमने खरीदा था 240, रिकॉर्ड कर लिया था 420। ठीक है, दोनों में ज्यादा रिकॉर्ड किया है, इसलिए दोनों का हमने लेस कर दिया। अब आप देखें, आपकी जितनी भी डोनेशन दी थी ना, वो हमें गिवन हो गई। और अब अगर हम बुक्स के अंदर जो भी एडिशन डिलीशन करना है, तो हम 135 पे पहुंचेंगे। फिजिकल में भी जो एडिशन डिलीशन करना है, हम 135 पे पहुंचेंगे। और ये दोनों अब हमारी एग्रीमेंट पे आ गए, ये दोनों हमारे सेम हो गए। लाइक वाइज इसमें भी हमारे ये दोनों सेम आ गए हैं,
हमें अपनी फिजिकल इन्वेंट्री वैल्यूएशन को अपने स्टोर रूम के साथ टैली करना होता है। ठीक है बच्चों, इसमें अगर अभी कोई कंफ्यूजन है, अगर किसी भी पॉइंट में है, ज्यादातर बच्चों को आएगी इस वाले पॉइंट में, ये वाले फोर्थ में। इस फोर्थ को मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट में कंफ्यूजन है तो बताएं। जी बच्चों, जी मैं दोबारा इस फिफ्थ पॉइंट को बता देता हूँ। देखो, 250 लीटर्स कब रिसीव हुआ है? 1 जून को। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया फिजिकल इन्वेंट्री में। तो फिजिकल इन्वेंट्री से हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये कब रिसीव हुआ है? 1 जून को। हम तो स्टॉक काउंट कर रहे हैं 31 मई तक का। 31 मई तक के हमारे रिकॉर्ड में ये आया नहीं था, तो हमारे बुक्स में तो ये होना नहीं है, क्योंकि हमारे पास मई की तक की बुक्स हैं। फिजिकल में ये काउंट हो गया तो हमने फिजिकल से निकाल दिया। ऑन दी अदर हैंड, जो 95 का यूनिट्स वाला आइटम है, उसमें क्या हो रहा है कि वो रिसीव हो गया है 30, वो इशू हुआ है 31 मई को। 31 मई को क्या हो गया था? इशू हो गया था, और हमने उसको फिजिकल इन्वेंट्री में काउंट कर लिया है। तो फिजिकल इन्वेंट्री में हम क्यों काउंट करें भाई? वो इशू हो चुका है, आप उसको अपने पास गिन क्यों रहे हैं? ठीक है, इसलिए भी हमने उसको भी लेस कर दिया। फिर बच्चों, ये जो जनरल एंट्रीज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ये उनका जिक्र आ रहा है कि मटेरियल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो मटेरियल जब खरीदा जाएगा तो मटेरियल डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। फिर मटेरियल जब इशू होता है तो मटेरियल को क्रेडिट कर देते हैं और वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर लेते हैं। अगर कोई माल प्रोडक्शन से वापस आया, कोई डिफेक्टिव था, तो ये वाली जो एंट्री है रिवर्स हो जाएगी, रॉ मटेरियल डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। फिर अगर हमने और माल खरीद लिया तो रॉ मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले माल खरीदा था, ये सेम एंट्री वही आ रही है। अच्छा जी, अब डिफेक्टिव यूनिट्स आपने सेल कर दिए, तो वो आपके रॉ मटेरियल से निकल जाएंगे। रॉ मटेरियल से बच्चों वो फुल वैल्यू पे निकलते हैं। जितने प्रोसीड्स उससे मिलेंगे वो उसको कैश डेबिट कर देंगे, और बाकी को एज एन एक्सपेंस इन फैक्ट्री ओवरहेड या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। कैश आएगा जितनी सेल प्रोसीड्स हुई, रॉ मटेरियल फुल वैल्यू से जाएगी, और जिन दोनों का डिफरेंस होगा वो एज ए लॉस, एबनॉर्मल लॉस फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। अगर डिफेक्टिव मटेरियल हमने अपने सप्लायर को वापस किया, तो जो हम माल खरीदते हैं उसकी एंट्री रिवर्स हो जाती है, अकाउंट्स पेबल डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। फिर हम आते हैं वर्क इन प्रोसेस। हमें जो डिफेक्टिव मटेरियल था, हमें प्रोडक्शन वालों ने वापस किया था, हमने उनको अब दोबारा इशू किया, तो एंट्री वही रहेगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। हमने सप्लायर को माल वापस किया था, कि डिफेक्टिव, उसने हमें दोबारा माल भेज दिया, तो एंट्री वही परचेज वाली होगी, रॉ मटेरियल डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। हमने जब प्रोडक्शन में दोबारा माल इशू किया तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। फिर जो हमारे पास स्टॉक ऑब्सोलीट था, उसको हमने अगर सेल किया तो रॉ मटेरियल क्रेडिट होता है, जितने पैसे मिले वो डेबिट होगा। ठीक है, और ये चले जाएगा कैश में, और जो लॉस होगा शॉर्टेज का वो सारा आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो बच्चों, ये है चैप्टर 1 जो हमने कवर किया। आप चैप्टर 2 को देखते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने थोड़ी सी बात इसकी चैप्टर 1 के शुरू में भी कर ली कि हमें ज़रूरी इसलिए है ताकि हम स्टॉक आउट ना हो जाए। क्या ना हो जाए बच्चों? इन्वेंट्री से आउट ना हो जाए। और हम ज़्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते क्योंकि उससे हमें ऑब्सोलेंस और डैमेज, पिल्फरेज, थेफ्ट इन सब का भी खतरा होता है। ठीक है? तो इसके अंदर हम एक डिटरमिन करेंगे EOQ। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया करें कि जिससे हमारी कॉस्टें मिनिमम रहे। कॉस्टें हमारे पास जो दो किस्म की होती हैं बच्चों इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करने वाली, वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड अदर इज कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। इन दोनों को हमने मिनिमम पे रखना होता है। अगर मैं साल में सिर्फ एक ऑर्डर दूंगा तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। और अगर मैं एक ऑर्डर दूंगा तो मैंने ज्यादा माल खरीद लिया, यानी पूरे साल का माल खरीद लिया, तो इसका मतलब है कि मेरा स्टॉक जो है ना वो ज्यादा होगा, मेरी इन्वेंट्री ज्यादा होगी। फिर उस इन्वेंट्री को संभालने की कॉस्ट, उसकी वेयर हाउस की कॉस्ट, उसकी इंश्योरेंस, उसकी इन्वेस्टमेंट जो हमने इसके लिए की, ये सारी कॉस्टें बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हुई और कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो गई। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स देता हूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जब ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स दूंगा तो कम कम माल मंगाऊंगा, कम माल मंगाऊंगा तो इन्वेंट्री मेरी कम हो जाएगी, उसकी होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एक कॉस्ट बढ़ती है तो दूसरी कॉस्ट कम होती है एंड वाइस वर्सा। अच्छा बच्चों, अब हम इसमें ये पहले डिसाइड कर लें कि हम इन्वेंट्री क्यों रखते हैं। इन्वेंट्री रखने के हमारे पास तीन पर्पज है। वन इज ट्रांजेक्शन मोटिव, अदर इज प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड इज स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव ये होता है कि आपने माल खरीदना है और बेचना है। अगर आप ये माल खरीदे बेचेंगे नहीं तो फिर बिजनेस क्या कर रहे हैं। प्रीकॉशनरी मोटिव, प्रीकॉशनरी मोटिव ये होता है कि आप एहतियातन थोड़ा सा माल खरीदते हैं। वो क्यों? कि आप जिससे माल खरीदते हैं हो सकता है कि वो टाइम पे आपको माल ना दे सके, या वो अगर बाहर से माल मंगाता है उससे 1 महीना लगता है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभार जैसे आजकल ट्रेड बंद हुई हुई है, कभी आपको 2 महीने लग जाए। तो आप ये तो नहीं कि अपनी फैक्ट्री को बंद करके बैठ जाएंगे, तो आप प्रीकॉशनरी मेजर के तौर पे ज्यादा माल खरीदते हैं। एंड थर्ड इज स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव होता है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। आपको पता है कि आइंदा आने वाले पीरियड में ना ये आइटम महंगा हो जाएगा, तो आप ज्यादा खरीद कर रख लेते हैं कि मुझे फिर महंगा नहीं खरीदना पड़ेगा, और अगर उस वक्त मैंने मार्केट में इस प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल ही बेचा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम उसकी प्राइस को देखते हुए, इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्यूचर प्राइसेस में देखते हुए हम उसके अंदर स्पेकुलेशन करते हैं। हम उसके अंदर एक, जिसे कहा जाता है ना, एक जुआ खेलते हैं कि हम में आइटम महंगी मिलनी है तो आज ही हम सस्ती खरीद लें। या फिर हम इस तरह भी करते हैं कि हमें पता है आइंदा कीमतें कम होने वाली है, तो हमारे पास जो अपना स्टॉक होता है ना उसको अभी ज्यादा प्राइस में मार्केट में बेच देते हैं। तो ये तीन पर्पस है जिनकी वजह से हम अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। अब इसके अंदर जो कॉस्टें हैं अभी हमने डिस्कस की थी, वन इज कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड अदर इज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग के अंदर क्या क्या कॉस्टें आती हैं? इसके अंदर बच्चों देखो, इंश्योरेंस कॉस्ट है, वेयर हाउस स्टोरेज कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस, अगर चीजें खराब हो जाएगी तो वो भी हमारी होल्डिंग कॉस्ट का ही हिस्सा बनती है। फिर डिटेरेशन हो जाए इन्वेंट्री की, वो भी इसके अंदर ही आती है। और यहाँ पे बात आ रही है, देखो, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन बोरिंग फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री, हमने शुरू में बात की थी। या तो हम इन्वेंट्री जो बाय करेंगे ना वो बैंक से लोन लेके करेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज आल्सो होल्डिंग कॉस्ट। और अगर हम अपने ही फंड्स से ये स्टॉक खरीदा तो अब ये पैसे मैं कहीं और ब्लॉक नहीं कर सकता, और कहीं ब्लॉक करता तो वहां पे कमाता प्रॉफिट, जो कि अब मैं नहीं कमा सकता। वो कहलाती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पॉइंट अगर समझ में आए तो आप मुझसे पूछें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अच्छा बच्चों, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग द इन्वेंट्री, जब आप ऑर्डर करेंगे तो डेफिनेटली आपने कोई मटेरियल एक्विजिशन बनानी है, परचेज ऑर्डर बनाना है, डिलीवरीज बनानी है, इनवाइसेस को पे करना है, इंस्पेक्शन करनी है गुड्स की जब वो रिसीव होंगी, उनको वेयर हाउस में रखना है। इन सब में क्या होगा? कॉस्ट इनकट होगी। अगर आपने एक ऑर्डर दिया तो एक दफा इनकट होगी, 2 दफा दिया तो 2 दफा इनकट होगी, एंड सो ऑन। तो जब भी बच्चों कोई ऑर्डर देने पे एडिशनल कॉस्ट इनकट होगी। अभी हम पढ़ेंगे इसमें रेलिवेंट कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट जब भी कोई ऑर्डर देने पे इनकट होगी, जैसे आपने यहाँ से ऑर्डर टीसीएस करके भेजा तो टीसीएस की कॉस्ट आएगी ना। अब एक एनवेलप आपने भेजना हो तो 350 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि
कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम दें। ओके, फिर जो माल हम खरीदते हैं उसकी भी कोई कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द इन्वेंट्री, द प्राइस इज कोटेड बाय द सप्लायर। इसमें भी फर्क आएगा जब आपको बल्क डिस्काउंट मिलेगी या क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगी। अब बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर ना ये थोड़ा सा और भी फर्दर 2 लाइनों में एक्सप्लेन किया गया है, इसको भी समझ लें। इफ इन्वेंटरीज आर फाइनेंस यूजिंग कंपनीज ओन फंड्स, द कंपनी वुड हैव टू बियर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन अ वे, यहां से बच्चों जरा गौर से सुनना, had these funds were not invested in the inventories, अगर हम ये पैसे इन्वेंट्री में ना लगाते, could be used in investing in another avenue to earn a fixed return, the gain, हमें एक रिटर्न मिल सकता था ना, the gain so foregone, जो हमने ये गेन गवा दिया, shall be treated as the opportunity cost, और उसको हम कॉस्ट कंसिडर करेंगे इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और ये कहलाएगी होल्डिंग कॉस्ट। एक एग्जांपल ही देता हूँ, से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए 100 आटे के थैले खरीद के रखना चाहता हूँ। अगर मैं 100 आटे के थैले ना खरीदूं तो मैं अपने भाई के साथ इन्वेस्ट कर देता हूँ, वो कोई बिजनेस कर रहा है और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 10% कमा के दूंगा। अब जब बच्चों मैं अपने आटे के थैले खरीद लूंगा तो क्या मुझे वो 10% भाई देगा? वो नहीं देगा। तो 10% की जो अमाउंट बनती थी ना, वो मैं यहाँ पे एज ए होल्डिंग कॉस्ट लूंगा, एज ए होल्डिंग कॉस्ट लूंगा, क्योंकि अगर मैं अपने इन्वेंट्री में पैसे ना ब्लॉक करता तो मैं अपने भाई के पास पैसे रख के प्रॉफिट कमा लेता। वो प्रॉफिट अब मुझे इन्वेंट्री जब खरीद ली तो नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, सिमिलरली इफ द इन्वेंट्रीज वर आर फंडेड बाय ऑब्टेनिंग बैंक लोन, अगर मैं ये जो इन्वेंट्री खरीदी है ये बैंक लोन से खरीदता, बैंक से लोन लेता, इसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ता? इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट इसके ऊपर पे होगा, दिस इज आल्सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, और ये बच्चों यहाँ पे ट्रीट होता है होल्डिंग द इन्वेंट्री। अब बच्चों ये आपके सामने एग्जांपल है जिससे आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट समझ आ जाएगी। स्टोरेज कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री, अगर आप एक यूनिट को स्टोर करते हैं तो आपकी कॉस्ट है 80 रुपये। अगर आपने ज्यादा नंबर यूनिट स्टोर किए हैं तो ये कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। इंश्योरेंस कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री, एक यूनिट की इंश्योरेंस कॉस्ट भी है 60 रुपये। स्टोर कीपर की सैलरी है 8 रुपये, ये एब्जॉर्ब हुई हुई है, इंक्लूडेड एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। स्टोर कीपर की सैलरी आपके ऊपर इंकर्ड होनी ही होनी है, आप क्या कहते हैं इन्वेंट्री ज्यादा रखें या कम रखें, स्टोर कीपर को सैलरी तो आपने देनी देनी है। जबकि इंश्योरेंस जब ज्यादा यूनिट्स होंगे ज्यादा इंश्योरेंस होगी, जब ज्यादा यूनिट्स होंगे तो ज्यादा स्टोरेज होगी। कॉस्ट इंकर्ड ऑन फाइनल क्वालिटी चेक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब हमारे पास माल आता है तो उस वक्त हमें 10 रुपये कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, ये तो जब भी माल आएगा तो आपने इंकर्ड करनी करनी है। अदर रेलिवेंट डेटा आर एज अंडर, परचेज प्राइस इज 900 पर पेयर, तो परचेज प्राइस बच्चों जो होती है ना वो हमारे लिए रेलिवेंट है। ठीक है, अभी हमने यहाँ देखा है कि हमें 3 चीजें देखनी है, परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग द इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंटरी। अच्छा जी, अगला पॉइंट है द एनुअल डिमांड फॉर टायर इज 200,000 पेयर, द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 8,000, द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज 3,000। जब भी माल हमें डिलीवर होगा 3,000 हमें ये भी देने पड़ेंगे और 8,000 ये भी देने पड़ेंगे। ओएल्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 15%। वही चाहते हैं कि अगर हमने इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं अपने भाई के पास इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकूंगा जो मुझे 15% दे रहा था, तो दिस इज आल्सो, दिस 15% is also holding cost. Recently, the vendor has offered a quantity discount of 3% on orders of a minimum of 5,000 pairs. अगर आप 5,000 क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे तो वो आपको 3% डिस्काउंट देगा। अभी बच्चों प्राइस है 900, जब 3% डिस्काउंट दे देगा तो प्राइस नीचे आ जाएगी। अब हमें निकालनी है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है कि पूरे साल में हमारे कितने ऑर्डर होंगे और क्या कॉस्ट बनेगी उसकी। ठीक है बच्चों, तो आपकी क्वांटिटी कितनी है पूरे साल में आपको चाहिए? 200, और हम कहते हैं से जो उसने हमें डिस्काउंट देने का वादा किया है ना, हम इतने ही का ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो 200,000 डिवाइड बाई 5,000, 40 ऑर्डर्स हमें पर एनम प्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, 40 ऑर्डर्स हमें पर एनम प्लेस करने पड़ेंगे, और एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या है? 8,000 तो हमें देने पड़ते हैं ऑर्डरिंग के लिए, और जब वो माल हमें पास डिलीवर होता है तो हमें फिर और खर्चा करना पड़ता है, दैट इज ऑफ 3,000, तो टोटल खर्चा हो गया
11,000। 11,000 हो गया पर ऑर्डर, हमें ऑर्डर देने पड़े 40, तो 11,000 इंटू 40, 440,000 हमारी होगी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। दिस इज आवर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हम निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री। जी बच्चों, एवरेज इन्वेंट्री निकलती है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। हम कहते हैं कि अभी हमारे पास कोई माल नहीं है, जीरो है, हमने 5,000 क्वांटिटी का ऑर्डर दे दिया, तो कितनी क्वांटिटी हो जाएगी? 5,000। इन दोनों को जमा किया, डिवाइड बाई 2 किया, तो 2,500 पेयर्स हमें इन्वेंट्री में रखने पड़ेंगे। अब एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या आएगी, इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, एक यूनिट की कॉस्ट है 80 और इंश्योरेंस कॉस्ट है 60। फिर जब हम माल खरीदेंगे 5,000 के हिसाब से, तो हमें देगा 3% डिस्काउंट। तो एक आइटम है 900 का, उसका हमें देना पड़ेगा 97%, क्योंकि 3% मिल गई हमें डिस्काउंट। और उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%, दैट इज 130.5। इन तीन को हम जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 270.95। इस 8 को भी हम नहीं लेंगे, इस 10 को भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये स्टोर कीपर की सैलरी है बच्चों, वो महीने की पे होती है, उसको इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं। और ये फाइनल चेक है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। आपने 2 लाख खरीदने हैं, जब 2 लाख आप बेशक 5-5 हजार करके खरीदें या 40-40 हजार करके खरीदें, ये 10 तो आपने पे करने ही करने। तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट आ गई पर यूनिट 270.95। हमने एवरेज कितने यूनिट्स रखने हैं? 2,500। तो 2,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे 677,375। ये आ गई है हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। तो हमने यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकाल ली और होल्डिंग कॉस्ट भी निकाल ली। अच्छा, खरीदने कितने यूनिट थे? 2 लाख, और उसके अगेंस्ट हमें कितना पे करना पड़ेगा? 97%। तो 2 लाख का 97% लिया, और 9 की बेसिक प्राइस थी, तो हमें मटेरियल के लिए इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, होल्डिंग कॉस्ट इतनी है। तो बच्चों पूरे साल में हमें जो इन्वेंट्री के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज 175,517,375। ये हमारी कॉस्ट इनकर्ड होगी। इसके बदले कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी बच्चों। जी बच्चों, इसके बाद ईओक्यू का एक फार्मूला है जो हमें बताता है कि हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ठीक है, एंड दैट इज 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है बच्चों, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपके पास एनुअल डिमांड है 40,000 यूनिट्स और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 2, और एक यूनिट को आपने जब होल्ड करना है तो उसकी कॉस्ट है 1, तो ये आपके पास आ रही है 400 यूनिट्स। ये हम ईक्यू के फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, इसको हम इस ग्राफ से मालूम कर सकते हैं, और इसको हम एक टेबल से मालूम कर सकते हैं। टेबल की मैं अप्रोच आपको बताता हूँ। से आपने 40,000 यूनिट्स आपने मंगाने हैं। ठीक है, पहले इस लाइन को समझते हैं। आपने जो ऑर्डर दिया ना, वो 10,000 यूनिट का दिया, तो आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 4। 40,000 आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है, और आप 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं, तो आपको ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे 4। एक और बात समझ लें, जब 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे ना, तो एवरेज इन्वेंट्री होगी 5,000। हम ये करते हैं ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, तो ये आगे 5,000। ठीक है, ये 3 बातें समझ आ गई बच्चों आपको? जब ये बातें समझ आ गई, और हम कहते हैं एक ऑर्डर की कॉस्ट है 2 रुपये, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 2 रुपये, तो 4 ऑर्डर दे रहे थे, 4 दूनी 8, 8 रुपये हमारी आएगी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर हम साथ में 4 ऑर्डर दे रहे हैं, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 2 रुपये, तो एनुअल ऑर्डर कॉस्ट आएगी 8 रुपये। एवरेज इन्वेंट्री हमारी 5,000। हम कहते हैं एक यूनिट को संभालने की कॉस्ट है 1 रुपया, तो 5,000 को जरब कर देंगे 1 से, तो 5,000 आ गई।
तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है? होल्डिंग कॉस्ट है 5,000 की और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 8 रुपए की, तो टोटल कॉस्ट होगी 5,008 रुपए। इसमें हम ये समझ रहे हैं कि कोई क्वांटिटी डिस्काउंट हमें नहीं मिल रहा, कोई परचेज डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो मटेरियल की जो प्राइस 40,000 की यहाँ है, वही 40,000 की यहाँ सब जगह भी रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डरिंग, ये रेलिवेंट कॉस्ट बन गई, 5,000 ऑर्डरिंग होल्डिंग की और 8 जो है वो ऑर्डरिंग की। अब बच्चों आप कहते हैं से मैं ना 40,000 की क्वांटिटी है और मैं 100 क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहा हूँ, तो मुझे कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 400 ऑर्डर, क्योंकि 40,000 मैंने टोटल खरीदना है, हर दफा मैं 100 का ऑर्डर दे रहा हूँ, तो 400 ऑर्डर देने पड़ेंगे। एक ऑर्डर हमने कितने का आता है? दो, कितने रुपए का है? 2 रुपए का। 400 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 800 आ गया। जब 100 क्वांटिटी का ऑर्डर दूंगा तो एवरेज इन्वेंटरी बनती है क्यू डिवाइड बाई 2, यानी कि 100 क्वांटिटी का ऑर्डर डिवाइड बाई 2 किया तो 50। हमने कहा हर एक यूनिट की कॉस्ट है संभालने की 1 रुपया, तो 50 इंटू 1, 1 रुपी, 50 आ गई। अब इस केस में हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 850। इस केस में थी 5008 और इस केस में है 850। अगर हमारे पास ये दो कंपैरिजन हो तो हम 100 क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे और हमारी कॉस्ट पूरे साल की बनेगी 850। एक और तरीका हमने देखा कि अगर हम 400 क्वांटिटी का ऑर्डर दें तो फिर क्या होगा? 40,000 एनुअल रिक्वायरमेंट थी, और बच्चों हमें परचेज ऑर्डर देने पड़ेंगे 100। एक ऑर्डर आता है 2 रुपए का, तो ये हो गया 200। जब 400 क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री बनेगी 200, और 1 रुपए की एक इन्वेंट्री मेंटेन होती है, तो ये भी आ गया 200। इस केस में आ रही है टोटल कॉस्ट 400। देखिए ये सबसे कम है, इधर से भी अगर हम आए और इधर से भी आए, तो दिस इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि हमें 400 क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए। और ये देखें यहाँ पे भी हमने ये जो आंसर निकाला है ये 400 ही है। हम टेबलर मेथड से करें, ईओक्यू से करें या ग्राफिकल मेथड से करें, हमारा आंसर 400 ही आएगा। इसको अगर हम ये ग्राफ में जाके देखना चाहें तो हमने नीचे रख दी है ऑर्डर क्वांटिटी, 100 की, 200 की, 300 की, 400 की, 500 की, 600 की, 800 की, और उसी के हिसाब से हमने निकाली हमने एवरेज इन्वेंट्री। 100 की एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी? 50, 200 की 100, 300 की 150, 400 की 200 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने रख दिया टोटल एलिमेंट कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी और होल्डिंग कॉस्ट भी। अगर आप देखें से पहले हमने 100 का जब हमने ऑर्डर दिया तो होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 50। 100 पे होल्डिंग कॉस्ट आ रही है 50, ठीक है, और 100 पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है 800। 100 पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 800, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को जमा किया तो कितना बनता है? 850। ये जो ब्लू सी लाइन है, ग्रीन सी लाइन है, ये टोटल वाली है, तो 50 ये, 800 ये, तो टोटल मिला के बन गया ये 800। देखो बच्चों ये ब्लू आ रहा है 800 सामने। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये देखें, जो 800 वाला ऑर्डर था, ये 800 वाला ऑर्डर है, इस पे एवरेज इन्वेंट्री है 400 और इस पे होल्डिंग कॉस्ट बन रही है 400। ये देखें, इस पे अगर हम जाके देखें ऑर्डर होल्डिंग कॉस्ट, ये ब्लैक लाइन है नीचे से जो आ रही है, दैट इज इक्वल टू 400। और इस 800 पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100। 800 पे ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100। ये जो लाइन आ रही है ना ग्रे सी, ये आ रही है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब आप ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, और जब ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये इस लेवल पे कितनी आ रही है? 500। तो ये 400 ये और 100 ये, टोटल कितना हो गया? 500। अब ये बच्चों जहां पे ये दोनों आपस में कट करती है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, दैट द पॉइंट जहां पे टोटल कॉस्ट सबसे कम होती है। ये कहां पे कट हो रही है? एट दिस पॉइंट, और यहाँ पे आ रही है 400। और ये कहां पे है? जहां 400 यूनिट्स का हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो जहां 400 यूनिट्स का हमने ऑर्डर दिया तो ये 400 थी, एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। तो जो ये तीन तरीके हैं, टैबुलर, ग्राफिकल और ईओक्यू मॉडल, जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो था मेरे ख्याल से बाकी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था, और आपकी रिवीजन की जरूरत नहीं है। अगर रिवीजन की जरूरत है तो फिर मुझे बताएं। जी बच्चों।
जी बच्चों बताएँ आगे चीज़ें करने वाली हैं, अगर आपने इसके बाद जॉइन किया था तो मैं और भी चीज़ें करा देता हूँ। ठीक है, बासिम आप भी बता दें। ठीक है, फिर आज का सेशन खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों? अल्लाह हाफ़िज़। कल आपका टीओटी भी होगा, शायद क्लास भी सुबह होगी, तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, मिस नहीं करना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह